नमस्कार, IBN 7 पर आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आकाश सोनी। इस वक्त पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर टिकी हुई हैं। अब से कुछ ही घंटों के अंदर प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री के आने से पहले आतंकवादी हमले की आशंका में न्यूयॉर्क शहर अलर्ट पर है। न्यूयॉर्क प्रशासन ने इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के बयान को लेकर पूरे शहर के अंदर अलर्ट घोषित कर दिया है। इराकी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी पेरिस और न्यूयॉर्क में भूमिगत रूप से आतंकवादी हमला कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में ठहरे थे और सुबह सुबह न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए, जहां वो संयुक्त राष्ट्र को महासभा को कल संबोधित करेंगे। 29 और 30 दिसंबर को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से वॉशिंगटन में मुलाकात भी होनी है। और प्रश्नकाल के इस विशेष एपिसोड में दिल्ली के साथ साथ न्यूयॉर्क भी जुड़ा हुआ है और न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ है सुमित अवस्थी। सुमित, ये बताएं कि आप न्यूयॉर्क में कहां पर हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है आप बेहद ऊंचाई पर हैं और साथ ही साथ जो टेरर अलर्ट की बात की गई है, न्यूयॉर्क के सबवेज पर काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कई और राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहले ही पहुंच भी चुके हैं और पहुंच रहे हैं। आप बताएं इस वक्त न्यूयॉर्क से हाल क्या है? देखिए आकाश, दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। आईएसआईएस का थ्रेट है वाकई में, क्योंकि इस वक्त न्यूयॉर्क में तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स मौजूद है। नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहले से यहां मौजूद है, कल ही वो आ चुके हैं और भी बहुत से राष्ट्र प्रमुख इस वक्त न्यूयॉर्क में है। और शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के लिए अपनी धमक जमाने के लिए कोई ऐसी कोई हिमाकत कर सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने, सीक्रेट सर्विसेज ने बेहद सुरक्षा के इंतजाम किया रखे हैं, बेहद कड़े इंतजाम है। मैं इस वक्त यूएन की बिल्डिंग, जो मेरे ठीक बाईं ओर है, मैं कहूंगा कैमरामैन पंकज तोमर को, पंकज पैन करके दिखाइए। हम इस वक्त आकाश न्यूयॉर्क में 57th फ्लोर पे मौजूद है। एक हमारे मित्र है इंडियन डॉक्टर राज बयानी, उनकी टेरेस पे हूं मैं इस वक्त, पेंट हाउस में। सामने आप देख पा रहे हैं जो बड़ी सी बिल्डिंग है स्क्वायर कलर की पंकज, वो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है। उसमें नीचे आप कल गए थे पास लेने पंकज, वहां आपको वो पूरा इलाका दिखाई देगा, दर्शकों को दिखाना जरूरी है। उसके ठीक पीछे आपको ईस्ट रिवर दिखाई दे रही है। वहां रिवर में भी जो बोट्स हैं वो बताया गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट की बोट्स हैं। उस पर भी अब ट्रेवल करना या किसी के लिए चल पाना इतना आसान नहीं है। आकाश, इसके साथ साथ ये पूरा इलाका इतना ज्यादा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब यहां जब हम पहुंचे हैं तो हमको भी आने में काफी ज्यादा बैरिकेडिंग का क्रॉस करना पड़ा, दो तीन जगह पे अपने आई कार्ड दिखाने पड़े और तब जाकर इस फ्लोर तक हम लोग पहुंच पाए हैं। तो ये जो सामने बिल्डिंग है वो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है आकाश, और आप इसके चारों तरफ बगैर किसी को पता लगे सुरक्षा के लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपना जाल बिछाया हुआ है। आसान नहीं है किसी के लिए भी इस जगह तक आसानी से पहुंच जाना। इन सब के बावजूद आकाश, जैसा कि पंकज दिखा रहे हैं, पंकज बता रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, मेरे पीछे बाई ओर, अगर आप अपने बाई मेरे राइट की तरफ करें तो वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जो न्यूयॉर्क की पहचान है। बड़ी सी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, खूबसूरत सी बिल्डिंग जिसके ऊपर टावर है, वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। दुनिया के अगर आप 7 अजूबों की बात छोड़ दें, उस अजूबों की लिस्ट को आगे बढ़ाएं, तो एम्पायर स्टेट का नाम भी उसमें आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त मैं यहाँ और सिर्फ इसलिए कि आपको बता सकूं कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है। सिक्योरिटी थ्रेट की बात जरूर है नरेंद्र मोदी के आने के पहले, लेकिन इस वक्त न्यूयॉर्क में तमाम हेड ऑफ द स्टेट हैं और ये बात सबके लिए है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, यूएस की सीक्रेट सर्विसेज के लिए, कि सब चीजें सुरक्षा के मद्देनजर आसानी से और अच्छे से निपट जाएं। आकाश जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूयॉर्क में 57 फ्लोर 57वें माले से हमको न्यूयॉर्क दिखाने के लिए। और जब आप और मैं और बहुत सारे लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी और आपने यूनाइटेड नेशंस भी वहां से दिखाया। लेकिन यहां पर दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। विवेक काटजू, जो कि विदेश मंत्रालय में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, और साथ ही साथ टीकाकार पुष्पेश पंत जी हमारे साथ हैं।
विवेक जी, आप आमतौर पे सिक्योरिटी जैसे मसलों पर खुलकर ऐसे टीवी में डिस्कशंस को पसंद नहीं करते, वो मैं जानता हूं, लेकिन एक टोन सेट हो गई है कि अमेरिका में आईएसआईएस को लेकर कितनी चिंता है। जिस समय पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच रहे हैं, कई राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, उसी समय आईएसआईएस के कारण न्यूयॉर्क के अंदर टेरर अलर्ट है। देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है, उसका जो वार्षिक अधिवेशन जब शुरू होता है तो कई राष्ट्रों के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहते हैं और अमेरिकी सरकार और अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पूरा प्रबंध करती हैं सुरक्षा की। जब से आतंकवाद ने वो ये भयानक रूप लिया है जो आजकल दुनिया में है, तब से ये एजेंसीज जो हैं ज़्यादा सतर्क रहती हैं और इनके साथ साथ जो भी सुरक्षा कर्मी जो विभिन्न राष्ट्र अध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं उनके साथ जो जाते हैं उनका तालमेल रहता है जी। तो मुझे खुद अनुभव इसका हुआ है क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला हुआ है जब कि मैं प्रधानमंत्रियों के साथ एक दो बार संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली के अधिवेशन में जाने का मौका मिला है, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि इस बार ये थ्रेट जो है ये कुछ ज़्यादा है, लेकिन अमेरिकी एजेंसीज और उनके साथ साथ हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरा प्रबंध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। सुमित, वापस आपके पास न्यूयॉर्क आता हूं। यहाँ पुष्पेश जी भी हैं, आप जब चाहें हम वापस लौट सकते हैं, लेकिन आपने खुद ने वहां न्यूयॉर्क में क्या देखा? सुरक्षा कितनी बढ़ी हुई है वहां? देखिए आकाश, सुरक्षा है, जो बात काजू साहब कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं, काफी ज्यादा, क्योंकि अगले 3 दिन तक काफी हेक्टिक रहने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अधिवेशन में संबोधित करने के लिए। जैसे कि मैं बता रहा हूं, तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स यहां पहुंच चुके हैं, तो एक चैलेंज तो है, और लेकिन उसी चैलेंज से पार पाने के लिए तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इन सबके बीच में मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा, आपने हलचल की बात पूछी अमेरिका में। नरेंद्र मोदी साहब दोपहर में यहाँ लोकल समय के अनुसार करीब 1 बजे के आसपास उनको लैंड करना चाहिए। वो फ्रैंकफर्ट से उड़ चुके हैं, बीती रात उन्होंने फ्रैंकफर्ट में आराम किया था। लेकिन इन सबके पहले उन्होंने चलने के पहले यहाँ का एक बड़ा बिजनेस पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया में उसका नाम है, उसमें एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है मोदी जी के नाम से। उसमें उन्होंने न्योता दिया है दुनिया भर के तमाम लोगों को कि आप मेक इन इंडिया कैंपेन में हमारे साथ आइए, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। तो जो वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा, उस हब के लेके किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, दुनिया के सामने दिखाया है कि युवा शक्ति से भरपूर ये देश है और ये जो युवा हैं ये भारत को नए आयाम दिला सकते हैं दुनिया के मानचित्र में। तो दुनिया के लोग और एक आम हिंदुस्तानी युवा कैसे मिलकर एक हो सकता है इस दुनिया की भलाई के लिए, उसका जिक्र आज के नरेंद्र मोदी के नाम से जो ऑपेड छपा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, वो साफ देखा जा सकता है। एक नजर पहले उस पर डालते हैं। अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को युवा जोश वाला देश बताया है। लिहाजा मोदी के मिशन अमेरिका के साथ युवाओं की उम्मीदें और सपने भी जुड़ गए हैं। पीएम मोदी भी इन उम्मीदों और जोश से वाकिफ हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में उन्होंने लिखा है कि नौजवानों की ऊर्जा, उत्साह और उद्यमशीलता इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इन गुणों को उन्मुक्त करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। युवा जोश को तमाम तरह की जकड़नों से बाहर निकालने की बात प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार बार करते आए हैं। जापान दौरे के वक्त भी उन्होंने यही इरादा जताया था। एक स्थान पर 3 अपॉर्चुनिटी, एक डेमोक्रेसी, दूसरा डेमोग्राफी, तीसरा डिमांड। ये एक ही जगह ऐसी है जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर डिमांड है और जहां पर
65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज ग्रुप की है, डेमोग्राफिक डिवीजन। नए इंडिया का यही सपना वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे लेख से भी निकलकर सामने आया है। ये सपना ऐसे देश का है जो अतीत की सारी असफलताओं और बोझ को पीछे छोड़कर भविष्य के अग्निपथ पर पूरी ताकत के साथ सफलता की कहानी लिखना चाहता है। हम अपने इस मिशन के लिए गैर जरूरी कानून और नियमों को छांट देना चाहते हैं, सरकारी प्रक्रियाओं को आसान और कम वक्त वाली बना देना चाहते हैं, सरकार को ज्यादा पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाकर सफलता पाना चाहते हैं। पारदर्शिता से भरे जवाबदेह सरकार के इसी सपने के साथ साथ सबका विकास का सपना भी है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है और ये खोखले शब्द नहीं है, ये हमारा स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतांत्रिक देश है और बहुत दशकों से एक अच्छे सहज मित्रों के नाते हमारे संबंध रहा है। यह एक अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों में संबंध थोड़ा धीमी पड़ गए, स्लो डाउन हो गए, एक कोल्ड एटीट्यूड आ गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजिट के बाद दोनों देशों के संबंधों में फिर तेजी आएगी, फिर हम अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने की स्थिति में रहेंगे। पीएम के लेख में उनके सपनों का नया भारत ही नहीं है, बल्कि सपनों का नया विश्व भी है, जहां उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से साथ साथ तरक्की करती दुनिया की कल्पना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में भी इसी सोच का अक्स दिखेगा। देख सकते हैं मेरे पीछे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बड़ी संख्या में यहां पहुंच गया है। दूसरे देशों के बहुत से जगह से लोग यहां आके अपना अपना सेटअप लगा चुके हैं, जो अपने अपने मुल्कों में अपने अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों का भाषण टेलीकास्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। मेरे और दाहिनी ओर घूमेंगे आप तो आप देख सकते हैं ठीक पीछे की तरफ पुलिस डिपार्टमेंट, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी वैन्स खड़ी हैं, जिसको आप जैमर्स कहते हैं। जब यहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, सिक्योरिटी के मद्देनजर उसी हिसाब से जैमर्स और ये मशीन्स काम करती हैं। तो देखा आपने, नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर हिंदुस्तान के युवा शक्ति का परिचय दुनिया की युवा शक्ति से कराया और कहा है कि मेक इंडिया कैंपेन में आप हिस्सा बनिए। और इस पूरे हिंदुस्तान में जो इस वक्त उन्होंने कल एक नई परिभाषा दी एफडीआई की, उन्होंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले कहना पड़ेगा फ्री डेवलप इंडिया, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने उसको नया कंपोजिशन फर्स्ट डेवलप इंडिया का नाम दिया। तो किस तरीके से वो भारत में इन्वेस्टमेंट हब बनाना चाहते हैं, वो शायद मेरे साथ मौजूद ये जो मेहमान हैं ये ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि ये सालों से हिंदुस्तान छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। परिचय कराऊंगा, मेरे साथ डॉक्टर राज है, थैंक यू सो मच। आत्मा सिंह जी हैं बीजेपी से, मेरे साथ चंद्रकांत जी हैं बीजेपी से, और जयेश पटेल साहब है बीजेपी। ये सब लोग बीजेपी की ओवरसीज जो फ्रेंड संस्था है उसके मेंबर्स हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जब कैंपेन की बात करते हैं मेक इन इंडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल में अमेरिका आने के पहले एक बड़ा सा आर्टिकल छपता है जिसमें वो दुनिया के लोगों से आह्वान करते हैं कि आप आइए, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करिए, हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करिए। हमारे पास वो ताकत है, वो युवा शक्ति है, वो मैन पावर है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। क्या एक व्यापारी के तौर पर देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को आप? बिल्कुल, नरेंद्र भाई ने जो सजेशन दिया है और ये जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, उसकी वजह से इंडिया की तरक्की बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगी। वी हैव टू फॉलो द मॉडल, जैसे हमने चाइनीज लोगों ने मेड इन चाइना बनाया और पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स भेज दिए हैं, उस तरह से वी कैन डू इवन बेटर जॉब मेड इन इंडिया। उसकी वजह से दो चीजें होगी कि हमारे यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, अपने जो युवा लोग हैं उनको काम मिलेगा। अभी जो मेड इन इंडिया जो नरेंद्र भाई ने चालू किया है, उसके ऊपर ऐसा एस्टिमेट आया गया है कि कम से कम 10 करोड़ युवाओं को उस सैलरी नौकरी मिल जाएगी और वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि इंडिया डेवलप कंट्री माना जाएगा। अभी हम डेवलपिंग कंट्री में माने जाते हैं, तो डेवलप कंट्री बनना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, नरेंद्र भाई ने यहाँ अमेरिका में एक बहुत पुश करना है कि जैसे चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा दिया गया था कि कोई भी जब चाइना से यहाँ आती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है और कोई कुछ भी मंगा सकता है, तो वैसे हम इंडिया को यूएसए में से और यूरोप में से टैक्स बेनिफिट लेना चाहिए कि उसका इंपोर्ट टैक्स जो है निकाल देना चाहिए। तभी हम
चाइना के साथ कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे। जी हाँ। आप बिल्कुल मेरे साथ पैनल पे एक और गेस्ट वहां मौजूद हैं। मुझे बताया जा रहा है पुष्पेश पंत साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं जी, मुझे ये लगता है बात डॉक्टर बयानी है कि क्या आप उसको उससे वाकई उसको मानेंगे? नहीं, मुझे लगता है डॉक्टर बयानी जो कह रहे हैं उससे काफी हद तक मैं सहमत हो सकता हूं, मगर मुझे लगता है हम लोगों को कुछ फर्क करने की जरूरत है। जब मोदी बात कर रहे हैं तो वो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वो मेड इन इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। मेड इन इंडिया तो आज भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और वो इंडिया की जो ब्रांड इक्विटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो इस पर है कि दूसरे लोग भारत को न केवल बाजार समझें बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाएं, और जिससे न केवल जो देश पूंजी निवेश कर रहा है वो चाहे अमेरिका हो या कोई और, वो भारत के साथ जुड़े, मगर जिस तीसरे देश में भारत का उत्पाद जा रहा है उस विदेशी सहयोगी के साथ बनाया हुआ वो भी हमारे साथ जुड़े। तो एक तरह से दिस वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन विवेक काटजू जी आप शायद डिफर कर रहे हैं। अगर मैं नहीं, मैं कोई डिफर नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि अभी तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो इंजन रहा है आज से 15-20 सालों से वो सर्विसेज सेक्टर रहा। लेकिन अब मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई सर्विसेज सेक्टर तो अपनी जगह ठीक है, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पर बल देना है और मैन्युफैक्चरिंग से ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो पुष्पेश जी कह रहे हैं वो सही है कि बिल्कुल ये बढ़ाना है मैन्युफैक्चरिंग। काटजू साहब ये जो बात आप लोग कह रहे हैं मेरे ख्याल से यहाँ लोग जो मौजूद है ये भी उसको मानेंगे। चंद्रकांत पटेल जी आप क्योंकि बीजेपी से है, पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री सर्विस सेक्टर की बजाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इतना जोर दे रहा है, मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, हिंदुस्तान में पैसा लाना चाहता है, हिंदुस्तान के लोगों को फायदा होगा, हर तरीके से नौकरियां होंगी, लोगों को काम मिलेगा और लोगों का जीवन शैली सुधरेगी। आप बीजेपी के नेता होने के नाते, ओवरसीज फ्रंट के संस्थापक होने के नाते, मुखिया होने के नाते किस तरीके से इस कैंपेन में नरेंद्र मोदी की मदद करेंगे? सुमित जी, जो ओवरसीज का जो विंग है यूएस का, ये बहुत स्ट्रांग विंग है। करीब हमारे इस जो पूरे कैंपेन में हमारे लगभग 2 महीने पहले से हमारे हजारों कार्यकर्ता इस नरेंद्र मोदी जी की जो ऐतिहासिक जो विजिट हो रही है वो किस तरह से सफल बने और एक मेमोरेबल बने, ये उसके लिए पूरा मतलब जोर शोर से लगे हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी अभी करीब 12-15 को यहाँ पर डेलावेयर के मिलिट्री बेस पर अभी पहुँच रहे हैं, और जिस होटल पे नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे हजारों के संख्या में हमारे कार्यकर्ता वहां पर खड़े होकर उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप जयेश भाई, गुजराती कम्युनिटी में खासा जोश है क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ गुजरातियों के लिए अच्छी खबर है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका आ रहे हैं और इतने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, गुजराती के लिए तो अच्छी खबर है ही, लेकिन ये पूरा देश के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो कि ये गुजराती, पंजाबी, मराठी, मलयाली, ये जो आज जो स्पिरिट आ रहा है ये कंट्री में, दैट्स बिकॉज लाइक आवर ओएबीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी लीडर्स दे मूव थ्रू आउट द कंट्रीज। जहाँ पे भी हमारा चैप्टर्स है वहाँ पे जाके वी मोबिलाइज द पीपल। व्हाई वी हैव टू मोबिलाइज द पीपल, दिस इज व्हाट दैट। प्रधानमंत्री होने के बाद फर्स्ट टाइम मोदी जी यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारा उत्साह है लोगों में उनके मिलने के लिए, और ये दे वांट टू सी दैट इंडिया इज डेवलप्ड कंट्री नाउ। बिल्कुल। और ये जो बात डॉक्टर साहब ने कही यहाँ पर कि हिंदुस्तान के लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए जैसे चाइना को मिलता है अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, वैसा हिंदुस्तान के लोगों को मिले। आत्मा सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जब नरेंद्र मोदी लौटेंगे ओबामा साहब से मुलाकात करके 30 तारीख को वापस हिंदुस्तान, तो ये हमारे पास कम से कम ये हो कि हम भी मोस्ट फेवर्ड नेशन हो सके? नहीं, हम तो हैं ही हैं फेवरेट नेशन। मेरा मानना तो है हम शुरू से हैं, लेकिन जो हमारे सिस्टम में एक स्लोनेस थी, बड़ा स्लो प्रोसेस था। मैंने कल ऐसे ही सोच रहा था तो मैं नरेंद्र भाई के बारे में कुछ सोचता हूँ, तो मैंने नरेंद्र भाई को मतलब मेरे मन में आया कि नरेंद्र भाई एक ऐसे कैटलाइज्ड हैं जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे छोटे, उनको जिस भी रिएक्शन में डाला जाए, जिस भी क्रिया में डाला जाए, उसकी जो स्पीड है वो 100 टाइम मोर हो जाती है। तो नरेंद्र भाई ऐसे कैटलाइज्ड इंडिया में ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके आने से इंडिया का काम करने का जो सिस्टम का सब चीजें हैं जो 100 टाइम मोर हो गई है, फास्टर हो गई है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, और अब जैसे यूएस में आए हैं
पहली बार ऐसा देखा गया है कोई प्राइम मिनिस्टर आया है और इतने लोगों में उत्साह है। ना सिर्फ नॉट गुजराती, पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं। अगर डॉलर है तो रुपया इंडिया में जाएगा, रुपये पे गुजराती नहीं लिखा, रुपया भारतीय ही है। और यहाँ हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते जो भी प्रॉफिट, जो भी फायदा हमारे देश को पहुंचेगा, पूरे देश को पहुंचेगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब, अब मेडिसन स्क्वायर जैसा इवेंट करने की क्या जरूरत थी? 20,000 लोग बुलाए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है? ये ताकत दिखाने की कोशिश नहीं है, ये हमें वी हैव टू प्रूव द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन मीडिया that the rejection of Narendra Bhai Modi's visa in 2005 was a big mistake, and it's as I said in last interview, it is our sweet revenge over American system that Narendra Bhai has been invited as a guest, and we have to show that India is a big country and we have a great leader, and this is the first time in the history of United States and Madison Square Garden that any foreign leader has got such a grand reception, and there is done by people. It's not imposed by government. So people enthusiastically want to invite. लोग अपने खुद के हृदय से काम कर रहे हैं कि यहाँ नरेंद्र भाई का हम स्वागत से उत्साह करें और पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे कि हमारा कंट्री आ रहा है। पुष्पेश जी, आप मानेंगे इस बात को कि ये अमेरिकियों के साथ, अमेरिकी प्रशासन के साथ एक स्वीट रिवेंज है हिंदुस्तानी लोगों का, नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे लगता नहीं कि दो बड़े देशों के राष्ट्र राज्यों के संबंध व्यक्तिगत मान मनोबल या उस पर आधारित रहते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम इस मौके पे हमें स्वीट या सावर किसी रिवेंज की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वीसा की बात बीती ताही बिसारिये वाली श्रेणी में अब चली गई है, और जहां तक ये लोगों का, यहां तक मैं जरूर इस बात को मानने को तैयार हूं कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में लॉबिंग होती है, और जो भारतीय प्रवासी वहां अमेरिकी नागरिक हैं, यदि वो दिखाना चाहते हैं कि उनका भी एक कॉकस है, उनका भी वो प्रभावित कर सकते हैं अमेरिकी नीति को, तो ये प्रशंसनीय बात है। मगर कुल मिलाकर जो कसौटी मोदी की दौरे की सफलता असफलता को तय करेगी, वो अमेरिकी जनता और अमेरिकी प्रशासन पर उनका प्रभाव होगा, वहां के भारतीय डायस्पोरा पर नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक जो सेंटिमेंट है वहां का वो थोड़ा अलग है, क्योंकि जब बहुत बड़ी तैयारी की गई थी और कुछ ही घंटों पहले मालूम पड़ा था कि नरेंद्र मोदी को उस समय पर वीजा नहीं मिलेगा, तो वहां लोगों में नाराजगी बहुत है। और उतनी खुशी अभी है कि प्रधानमंत्री का स्वागत अब एक अभूतपूर्व तरीके से हो रहा है अमेरिका में। मुझे लगता है कि अमेरिकी में आप्रवासी भारतीय कितनी गर्मजोशी से मोदी का स्वागत करें, उससे न कोई फर्क मोदी के प्रधानमंत्री पद की सफलता असफलता में देश में पड़ने वाला है, न भारतीय विदेशी नीति और राजनीति। इस समय आगे बढ़ने का है। बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है कि हमारी जो प्रवासी भारतीय समुदाय है अमेरिका में, उसका भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ा योगदान है, जो कि अमेरिकी शासन भी जानता है और मानता है, और हम भी मानते हैं। मोदी जी ने खुद कहा है, जो उनके यहाँ डिपार्चर स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने ये खुद कहा है। लेकिन पुष्पेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी खुद वीजा मामले को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो समय अब इमोशनल होने का नहीं, और प्रधानमंत्री खुद ही, आप सही कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और उसको बहुत पीछे छोड़कर ये दोस्ती अब आगे कैसे बढ़े, इस पर सारा फोकस होना चाहिए। प्रश्नकाल का ये विशेष अंक जारी है। दिल्ली और न्यूयॉर्क से एक साथ लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप ये सीधी कवरेज इस वक्त न्यूयॉर्क से देख पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बिल्डिंग के ठीक सामने से इस वक्त हम ये पेशकश आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसे कि हमने बात की ब्रेक के पहले मेक इन इंडिया कैंपेन की, उसी मेक इन इंडिया कैंपेन का ही हिस्सा है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी इस अमेरिका यात्रा के दौरान तमाम भारतीय बड़े बड़े उद्योगपति अमेरिका पहुंच चुके हैं। अलग अलग जगह पे उनके कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, किसी के प्राइवेट डिनर्स हैं, किसी के ज्वाइंट डिनर्स हैं। बहुत सारे कार्यक्रम अगले 3 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क में रखे गए हैं इन तमाम उद्योगपतियों के, अमेरिकी उद्योगपतियों से मुलाकात करने के और हिंदुस्तान के में इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोलने के। इतना ही नहीं, मैं आपको खास बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी अपने लेवल पर भी 6 बड़े सीईओज के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग करने वाले हैं, और ये तमाम वो धुरंधर लोग हैं जिनकी दुनिया में पहचान है। इन लोगों के जरिए भी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करेंगे, और शायद इसीलिए मोदी बार बार कहते हैं मेक इन इंडिया। क्या है नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर तमाम मेहमानों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
अमेरिका जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तेजी पर सभी का ध्यान गया। अपने प्रधानमंत्रियों को इस तरह विमान की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखने की आदत देश के लोग भूल ही चुके हैं। लेकिन विकास के एजेंडे पर चल रहे मोदी लीक पकड़कर नहीं चलते। न्यूयॉर्क में वो कोई बड़ी कारोबारी डील नहीं करेंगे, लेकिन उनके दौरे ने माहौल ऐसा बना दिया है कि अमेरिका के दिग्गज कारोबारी उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 29 अगस्त को मोदी अमेरिका के 17 बड़े कारोबारियों से मिलेंगे। इन कारोबारियों की कंपनियां फॉर्च्यून 500 में शामिल हैं। इनमें से कुछ नाम है बोइंग के सीईओ डब्ल्यू जेम्स मैकनेरने, ब्लैक रॉक के सीईओ लॉरेंस डी फिंक, IBM के सीईओ गिनी रोमेटी, जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्ट, गूगल के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष एरिक श्मिड्ट, सिटी ग्रुप के सीईओ माइकल कोबार्ड, कैटरपिलर के सीईओ डग ओवरहेलमेन, पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई, मास्टरकार्ड के प्रेसिडेंट और सीईओ अजय बंगा। I think by itself it's a brilliant initiative by having a face-to-face talk with the top leadership of US business and industry and to allay their anxieties about making investment in India. जाहिर है इन मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी उद्योगपतियों को ये भरोसा दे सकेंगे कि भारत में निवेश का माहौल बदल रहा है। कारोबारियों से मुलाकात में नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी रेड टेप की बजाय रेड कारपेट की थ्योरी और मेक इन इंडिया मिशन के बारे में समझाएंगे। मोदी की कोशिश है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश किया जाए। मोदी उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद देश में कोयला उत्पादन, सड़क निर्माण, बिजली उत्पादन और मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। दरअसल मोदी जानते हैं कि विदेशी कारोबारियों को भारत की लाल फीताशाही से कितना डर है और ये डर खत्म करना मोदी की अमेरिका यात्रा के बड़े मकसदों में से एक है। इस डर को खत्म करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत में निवेश के मामले में अमेरिका का नंबर 5वां है। पिछले 14 साल से हुए विदेशी निवेश में अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 6% रही है। ये हाल तब है जब पिछले 5 साल में दोनों देशों के बीच कारोबार 69% बढ़ा है। कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो है मार्केट में वो वाकई सही है। अभी आप देखेंगे तो इंडिया में काफी कुछ होना बाकी है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो लीडिंग इंडिकेटर होता है मार्केट का। तो अभी पिछले कुछ दिनों के करेक्शन से ये भी मालूम पड़ता है कि स्टॉक्स गिर रहे हैं, परंतु कायदे की बात यह है कि अभी भी और लोग बाकी है जो इस इंडियन मार्केट में आना चाहते हैं। वैसे अमेरिका के इस ऐतिहासिक दौरे में नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 समझौते करेंगे, $1 बिलियन की सीहॉक हेलीकॉप्टर डील और LPG के कारोबार की डील। इन समझौतों के अलावा मोदी का ज्यादातर वक्त देश के लिए निवेश का माहौल बनाने में लगेगा। आंकड़े गवाह हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते और मजबूत किए जाने की जरूरत है। अगर हम अमेरिका को भारत से निर्यात की बात करें तो 2009-2010 में भारत से अमेरिका को $19.54 बिलियन का निर्यात किया गया। 2011-12 में भारत से अमेरिका को करीब $35 बिलियन सामान का निर्यात हुआ। वहीं 2013 और 14 में भारत से अमेरिका को करीब $39 बिलियन का सामान निर्यात हुआ। अब बात करें अमेरिका से आयात के आंकड़ों की तो 2009-10 में भारत ने अमेरिका से करीब $17 बिलियन का सामान आयात किया। 2011-12 में यह आंकड़ा बढ़ा और भारत ने अमेरिका से $23.45 बिलियन की चीजें आयात की। 2013-14 की बात करते हैं, ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ और भारत ने अमेरिका से आयात में $22.51 बिलियन खर्च किए। और अगर दोनों देशों के बीच कुल कारोबार की बात करें तो 2009-10 में भारत और अमेरिका के बीच करीब $37 बिलियन का कारोबार हुआ। 2011-12 में भारत और अमेरिका के बीच $58 बिलियन का कारोबार हुआ। 2013-14 में भारत और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़कर $62 बिलियन पहुंच गया। जाहिर है कि दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस वक्त सिर्फ लगभग $62 बिलियन का कारोबार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। डिफेंस सेक्टर ओपनिंग अप काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें कई सारी डिफेंस का अमेरिका की काफी प्रगति हुई है डिफेंस सेक्टर में और ये काफी कंपनियां निवेश कर सकती हैं आगे, सो दैट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है अमेरिका विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ये काफी सिमिलैरिटी है हमने और ये समझ पाते हैं इंडिया को बड़ी आसानी से वर्सेस अ चाइनीज इन्वेस्टर और एनी अदर। बिल्कुल। मोदी के दौरे पर सारे उत्साह के बीच एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि निवेश के लिए बेहतर देशों की लिस्ट में भारत इस साल 3 नंबर और गिरकर 134वें नंबर पर पहुंच गया है। इसकी वजह मोदी से छिपी नहीं। इसलिए अब नजर इस बात पे होगी कि जापान से $55 बिलियन और चीन से $20 बिलियन का निवेश का वायदा लेने वाले मोदी अमेरिकी कंपनियों को कितना लुभा पाते हैं। संजय पुगलिया के साथ सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7।
तो आप देख रहे हैं ये सीधी कवरेज इस वक्त न्यूयॉर्क से। पंकज को मैं कहता रहूंगा कि पंकज मैं यहाँ बातचीत कर रहा हूँ मेहमानों के साथ। आप चाहें तो यहाँ इस बिल्डिंग से और चीजें दिखा सकते हैं जो इस वक्त हम देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम 57वीं मंजिल पर 57th फ्लोर पर मौजूद हैं और मेरे ठीक बाईं ओर पे यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देने की बात, जैसे कि हम लोग बात भी करते आ रहे हैं, अब जिस कंट्री का ग्रोथ रेट हमारे देश का जहां 5, 6, 7% रहता है, एक चाइना है जहां 16, 17, 18% पे वो लोग बात करते हैं, आपको लगता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा होगा, उनको वो आ पाएंगे? अब हमारे एक्चुअली जब देखा तो मनमोहन सिंह जब उनका प्राइम मिनिस्टर चालू हुआ था तभी हमारे भी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 10% हो गई थी, लेकिन वो पिछली सरकार की निकम्मीपन से हमारा ग्रोथ रेट 4-5% हो गया। अभी नरेंद्र भाई आए हैं, उनकी पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर है और उसकी वजह से फॉरेन कंपनीज को बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सरकार, और हमें मेजॉरिटी की मैंडेट भी है, उसकी वजह से हमें फॉरेन कंपनीज को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सरकार 10 साल चलने वाली है और आगे भी चलने वाली है और उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंट रहेगी और उसमें कोई लोकल रीजनल पार्टी उनके बीच में रुकावट नहीं डालेगी। ये जो बात कह रहे हैं चंद्रकांत जी, डॉक्टर साहब, क्या ये इन्वेस्टर्स के मन में भरोसा आता है कि ये सरकार स्थायी है, इस सरकार पे कोई रीजनल प्रेशर्स नहीं है कि हम सरकार का समर्थन खींच लेंगे, इस वजह से नरेंद्र मोदी के पास ज्यादा बड़ी ताकत है, ज्यादा बड़ी क्षमता है हिंदुस्तान को आगे ले जाने की? बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट था। अब जो सीबीआई का जो डर बना रहता था, हवा बना रहता था, अब नाउ बिजनेस जो सेक्टर है नाउ मोर कॉन्फिडेंट, और ऐसा लग रहा है कि जो मोदी साहब भी जिस तरह से जो एक बिजनेस का जो एक इन्वायरमेंट जो खड़ा कर रहे हैं, जो इसके नतीजे जो हैं भारत के इकोनॉमिक पर बहुत ही जबरदस्त एक पॉजिटिव रूप में आएगा। आपको लगता नहीं आत्मा सिंह जी, ये जो इतना ज्यादा भरोसा हो गया है नरेंद्र मोदी पे, इतना ज्यादा हाइप कर दिया गया है कि वो जहां हाथ लगाते हैं हर चीज सोने की हो जाती है, मिडास टच है उनका, एक छोटी सी कहीं कुछ कमी रह गई या किसी की एक उम्मीद पूरी नहीं हो पाई तो लगता नहीं कि बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? मुझे ये मालूम है कि जो नरेंद्र भाई मोदी है वो कर्म से बहुत स्ट्रांग है और वो एक ऐसे मतलब उनकी जो इच्छा शक्ति इतनी तेज है कि वो डिसीजन मेकर हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। जो भी है, जो भी काम करने जाते हैं पहले पूरे होमवर्क करके जाते हैं और जब वहां बैठते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने वो डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट में भी करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, लोग अनाउंस कर देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जब से 100 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, जिस दिन से आए हैं आज हमारे ऑफिसों में भी हम देखते हैं कि लोग काम करने में, और हर एक बच्चे के मन में, जो यंगस्टर है उनके मन में एक इच्छा जागी कि अब हमें अच्छा काम मिलेगा और हमारा एक बार दुनिया में नाम होगा। तो मैं तो ये बात सोचता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है। जापान गए, जापान से $55 मिलियन, चाइना के प्रीमियर आए उनसे $20 मिलियन, अमेरिका आए हैं जयेश पटेल साहब, आपके हिसाब से कितने $1 मिलियन की समझौते करने वाले हैं, क्या क्या लेके जाने वाले हैं? ऑलमोस्ट $500 ट्रिलियन। $500 ट्रिलियन डॉलर। किन किन सेक्टर्स पे नजर होगी? तो ये इसमें होगा फार्मास्यूटिकल, आईटी सेक्टर्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे लोगों के साथ पूरा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे एक आम हिंदुस्तानी के लिए पूछ रहा हूं मैं, उसी की भाषा में, रिन्यूएबल एनर्जी आपने नाम लिया, आपने फार्मास्यूटिकल का नाम लिया, आपने और भी सेक्टर्स बताए, इससे एक आम हिंदुस्तानी को क्या मिलने वाला है? हमें सर के रोजी मिलेगी एक तो, क्योंकि हमारे कई सारे टेक्निकल पीपल है। बहुत सालों पहले ऐसा हो रहा था, ब्रेन ड्रेन इंडिया में पढ़ते हैं, बहुत सारा कम खर्चे में इंडिया में पढ़ते हैं, यहाँ आके दे आर वर्किंग फॉर स्पेस इंडस्ट्रीज, ये सर्विस इंडस्ट्रीज में, आईटी सेक्टर में सारे लोग काम करते हैं। अभी ये रिवर्स हो रहा है, पीपल इंडियन कंपनीज दे आर कमिंग हियर, टेक द इंटरव्यूज एंड दे आर गिविंग hefty salaries and then they give a lot of incentives so that they want to come back to India, and even companies that are here, they are sending their employees to work in India. पर अभी भी वीजा को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर एक सवाल और लूंगा ब्रेक में पहले जाने के पहले, वीजा के इशू पे, इमिग्रेशन के इशू पे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को ऐसा लगता है, हिंदुस्तान के युवाओं को ऐसा लगता है कि वो ताकत हमको नहीं मिल पाती है, वो अमेरिकी प्रशासन हमको सहूलियत नहीं देता जो दूसरे मुल्कों के लोगों को, चाइना को या इसराइल के लोगों को देता है। नहीं, इमिग्रेशन पॉलिसी में बिल्कुल प्रॉब्लम है नहीं। जब अमेरिकन इकोनॉमी डाउन थी तभी आउटसोर्सिंग के बारे में बहुत यहाँ तहलका मच गया था, लेकिन जब से अभी अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी चल रही है तभी आउटसोर्सिंग इश्यू डेड हो गया है।
जो कोटा जो है H1 वीजा का कोटा जो वर्कर्स का कोटा है उसमें ऑलमोस्ट 80% लोग तो इंडिया से ही आते हैं अभी भी। तो आई थिंक इमिग्रेशन में हमारी ये कोशिश चलती रहती है कि H1 का जो नंबर ऑफ वीजा जो देते हैं वो फिर भी कम पड़ रहे हैं, तो ज्यादा यहाँ वीजा देने की कोशिश चल रही है। सो दैट इज द ओनली इश्यू, बट अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर इन दैट H1 कोटा। चलिए मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं, आप सबका मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो नया पैनल मेरे साथ यहाँ मौजूद होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो क्या उम्मीदें रखते हैं नरेंद्र मोदी की इस न्यूयॉर्क यात्रा से, अमेरिका यात्रा से। एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के उस पार IBN 7 पर एक कवरेज न्यूयॉर्क से सीधी जारी है। तो देखा आपने किस तरीके से नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर और खासकर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत उम्मीदों से देख रही है। तो क्या नरेंद्र मोदी एक CEO की तरह आ रहे हैं या एक प्रधानमंत्री की तरह आ रहे हैं, ये जानने के लिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ एक नया पैनल इस वक्त मौजूद है। पहले परिचय कराऊंगा। मेरे लेफ्ट में शोभना पटेल जी हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है FII के। मेरे साथ डॉक्टर धड़ुक है, जाने वाले न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूयॉर्क में इनकी खासी पहचान है, हिंदुस्तानी है। मेरे साथ सुरेश जानी जी है। सुरेश जानी जी के बारे में इनका परिचय सिर्फ एक लाइन में ये दे सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जब 93 में आए थे तो जानी साहब के घर पे भी रुके थे। एक डॉक्टर बरई थे और एक जानी साहब हैं। ये लोग उनके पुराने मित्रों में जाने जाते हैं। और फिर हमारे साथ हैं बीजेपी से रुपेश त्रिवेदी भाई, आपका भी स्वागत है। मैं पहला सवाल आप ही से पूछूंगा क्योंकि आप यहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं, आप अमेरिका में हैं। क्या नरेंद्र मोदी को आप किस तरीके से देख रही हैं? उनकी जो विजिट अब से 2 घंटे के बाद शुरू होगी, वो एक CEO है या वो एक प्राइम मिनिस्टर है? सर मैं देख रही हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से मैं देख रही हूँ उनको। CEO तो वो पहले भी थे जब CM थे तभी भी। अभी PM का जो विजिट इधर हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फॉर द नरेंद्र भाई मोदी। एंड मैंने उनको देखा है, जो उसकी जो विजनरी है वो जो उसने एक बार पहले बोला था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते इंडिया में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो आज आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ उसने सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाया। जो वो बोलते हैं वो करते हैं। और अभी बनाया नहीं, बनेगा, सोचा है। हाँ अभी सोचेगा, लेकिन वो जो सोचता है वो होता ही है ना। लेकिन एक चीज आकाश, वहाँ जो पैनल पे गेस्ट है, खासकर मैं काटजू साहब से पूछना चाहूंगा, यहाँ जो अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, ये कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की डील होने वाली है, इतने बड़े समझौते होने वाले हैं। क्या ये वाकई में संभव है कि पहली बार जब ओबामा और मोदी एक साथ बैठेंगे तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नरेंद्र मोदी अमेरिका से ले जाने में कामयाब होंगे? जी बिल्कुल काटजू साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक एंथुजियाज्म है जिसके अंदर बहुत सारी बातें कही जा रही है, पर रियलिस्टिकली वास्तव में कितना इन्वेस्टमेंट संभव है? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका से आएगा वो उनकी प्राइवेट कंपनीज से आएगा। वो अमेरिकी सरकार के कोई यहाँ पर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जी बेशक, पर अब उसमें ये देखना है कि मोदी जी कितना अमेरिकी कंपनियों को आश्वासन दे सकते हैं कि भारत में बदलाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की नीतियों पर और मोदी जी की इच्छा शक्ति पर अमेरिकी कंपनियों के जो मालिक, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टरों से वो मिलेंगे, उनको उसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं होगा। लेकिन वो मोदी जी से कठिन प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि अमेरिकियों को ये आदत है कठिन प्रश्न पूछने की। और वो ये पूछेंगे कि भारत सरकार तो आपके तहत है, लेकिन राज्य सरकारों में जहां पर आपकी पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहां पर कैसे होगा? क्योंकि बहुत सी चीजें जो हैं हमारे फेडरल सेटअप में राज्य सरकारों के तहत हैं, म्युनिसिपैलिटीज के तहत जो चीजें हैं, जो शक्तियां हैं, वहां पर कैसे आपकी नीतियां कार्यान्वित होंगी? तो ये सब प्रश्नों को मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि वो जवाब दे सकेंगे। अब जहां तक 500 बिलियन यानी जी आकाश, बहुत ही खास बात काटजू जी कह रहे हैं, और ये शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है
नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तानी की सरकार के लिए भी, क्योंकि जो अगर आप लैंड रिफॉर्म्स की बात करें या अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आपको किसी एक इलाके में एक फैक्ट्री भी लगानी हो तो आपको राज्य सरकार की मदद के बगैर आप वो नहीं लगा सकते। जो हमारे कानून है वो इस तरीके के बने हुए हैं और बहुत से ऐसे सूबे हैं हमारे यहाँ जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है। तो अगर वहां पर कोई अमेरिकी कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगाना चाहती है, तो क्या ये आसान हो पाएगा? नरेंद्र मोदी को इन सवालों के जवाब जैसे कि काजू साहब कह रहे हैं अमेरिका के इन उद्योगपतियों के सामने देने होंगे। मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं, आप लोग रहिएगा मेरे साथ, पूरा पैनल यहाँ मौजूद है, आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि अमेरिका कोई बच्चा नहीं है। अमेरिका जब पैसा लगाएगा हिंदुस्तान में तो वो एश्योरेंस भी चाहेगा कि हमको अगर हम 100% दे रहे हैं तो 200% मुझे मिल भी रहा है। तो क्या अमेरिका के लोगों को वो भरोसा नरेंद्र मोदी दिला पाएंगे? उस पर इन लोगों से बातचीत। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।